नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ क्लासिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के आक्रमण में हम भारत में तुर्कों के आक्रमण के फर्स्ट पार्ट में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बारे में अध्ययन किए थे। यहाँ पर हम पार्ट 2 में हम अध्ययन करेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में। देखिए, जो गौर मध्य एशिया में एक गौर स्थान क्षेत्र था जो गजनी के अधीन था। वहाँ पर मतलब अच्छे नस्ल के घोड़े और लोहा उत्पादन होता था, अच्छे नस्ल के घोड़े पाए जाते थे। और वहाँ उस क्षेत्र के निवासी इस्लाम ग्रहण करने से पूर्व अब महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंध रखते थे, अनुयायी थे, और मोहम्मद गजनवी के प्रभाव से उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया था। गजनी की सत्ता कमज़ोर होती है तो वहाँ पे एक अलाउद्दीन नामक व्यक्ति गौर पे अपना शासन स्थापित करता है और 1163 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1163 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका चचेरा भाई गियासुद्दीन गौर का शासक बनता है और 1173 में गियासुद्दीन का छोटा भाई गजनी को जीतकर गजनी का शासक बनता है। गजनी को जीतता है और यही जो छोटा भाई है मोहम्मद गौरी, इसी को हम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, जो भारत में 12वीं शताब्दी में आक्रमण करता है। देखिए, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, उसे शिहाबुद्दीन गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। उस देखिए, ये इसकी अन्य नाम है और मुइजुद्दीन उसकी उपाधि है। 1203 में जब उसका भाई उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो मुइजुद्दीन उपाधि ग्रहण करके स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इसके नाम है जंगी, इसके माता इसे जंगी कहती थी। इसके अलावा मोहम्मद बिन शाम भी मोहम्मद गौरी को ही कहा जाता है। मोहम्मद बिन शाम आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन शाम किस रास्ते से भारत पर आक्रमण करता है, तो मोहम्मद बिन शाम का मतलब मोहम्मद गौरी से है। आप तुरंत कहेंगे कि आपको बताएंगे कि गोमल दर्रे से प्रवेश करता है, या जंगी किसकी उपाधि है, या जंगी किसका उपनाम है। इस तरीके से क्वेश्चन या मुइजुद्दीन उपाधि कौन धारण करता है करके शासन करता है भारत में, तो आप उत्तर देंगे मोहम्मद गौरी। अब देख, मोहम्मद गौरी किस वंश से भी, ये क्वेश्चन और आता है। तुर्कों का यहाँ पे जो गौर में होता है वो ससबनी वंश होता है, तो मोहम्मद गौरी का ससबनी वंश से संबंध है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंपटीशन की व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जब वो 1173 में गजनी पर शासन करता है तो उसके भाई गियासुद्दीन और उनके बीच में एक समझौता होता है। गियासुद्दीन पश्चिम की तरफ, गजनी के पश्चिम की तरफ, यानी कि गजनी के पश्चिम तरफ वर्तमान का उज्बेकिस्तान और तुर्किस्तान आदि क्षेत्र की तरफ राज्य विस्तार करेगा, और वो पूरब की तरफ वो उससे तात्पर्य मोहम्मद गौरी पूरब की तरफ राज्य विस्तार करेगा। मोहम्मद गौरी जो है वो अपने आप को कभी भी अपने भाई से स्वतंत्र नहीं घोषित, वो भाई के अधीन ही शासन करता है, और अपने भाई के नाम, भाई मतलब गियासुद्दीन के नाम ही सिक्का चलवाया है और खुतबा भी उन्हीं के नाम से पढ़वाता था, और कोई भी अभियान उनसे आदेश लेकर या उनकी स्वीकार्यता से ही कोई वो आक्रमण या अभियान करता था। 1203 में जब उसके भाई गियासुद्दीन की मृत्यु हो जाती तो गौर भी उसके अधीन में, गौर और गजनी दोनों का शासक हो जाता। मुइजुद्दीन उपाधि ग्रहण करके स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करता है। अब हम बात करेंगे कि किस कारण से मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने की सोचता है। तो उसकी पहला कारण यह है कि वो जैसे दोनों भाइयों में संधि हुई थी तो राज्य विस्तार, मोहम्मद गौरी पश्चिम की तरफ राज्य विस्तार कर नहीं सकता था, वो पूरब की ही तरफ यानी कि भारत की तरफ राज्य विस्तार के उद्देश्य से बढ़ता है, आक्रमण करता है। जहां मोहम्मद गौरी धन की इच्छा रखता था, धन प्राप्ति के लिए भारत पर आक्रमण किया था, ये राज्य विस्तार के लिए कर रहा है। ये विशेषता या अंतर भी आप समझ लीजिए। दूसरा कारण यह है कि गजनी वंश और गौर वंश में बहुत शत्रुता थी, या मोहम्मद गौरी गजनी वंश को अपना शत्रु मानता था, उसे समूल नष्ट करना चाहता था।
आपको बता दें, जो अलाउद्दीन था, जो गौर वंश का मतलब जिसने स्थापना की कह लीजिए, जिसके समय गौर की शक्ति चरम पर थी या उदय हुआ, उसे लोग जहाँसूज भी कहते थे। क्योंकि जहाँसूज इसलिए कहते थे कि जहाँसूज का अर्थ होता है दुनिया को जलाने वाला, वर्ल्ड बर्नर। तो वो गजनी वंश के जितने भी शासक थे, महमूद गजनवी की कब्र को छोड़कर सभी की कब्र खुदवा कर और जलवा दिया था, इसलिए उसे जहाँसूज कहा जाता। तो इससे पता चलता कि कितनी दुश्मनी थी। तो जो मोहम्मद गौरी है, जब उसके समय में गजनी वंश का शासक, अंतिम शासक लाहौर में, पंजाब में खुसरो शाह शासन कर रहा था, तो उसे नष्ट करने के उद्देश्य से भी वो आक्रमण करता है। और तीसरा कारण है कि वो भी चाहता है महमूद गजनवी की तरह यश कीर्ति प्राप्त करना, अपने तलवार के बल पर अपना मान सम्मान अपना बढ़ाना चाहता है। इस उद्देश्य से वो भारत पर आक्रमण करता है, और हो सकता है कि धन प्राप्ति भी उसका उद्देश्य रहा हो। भारत की स्थिति ये महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जैसी थी वैसे ही ज्यों की त्यों बनी हुई है। परिवर्तन केवल इतना है कि अब भारत में 3 नवीन मुस्लिम राज्यों की स्थापना हो चुकी है। मुल्तान में करमाथी, उच्च या सिंध में समरू जात के हैं, और लाहौर में या पंजाब में खुसरो शाह गजनी वंश का शासक है। इसके अलावा भारत में छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे गुजरात या कठियावाड़ा में चालुक वंश के राज्य हैं, राजा राज करता है। कन्नौज और दिल्ली में तो वो चौहान वंश पृथ्वीराज तृतीय का शासन है, और कन्नौज में गहरवाल वंश का राज्य करते हैं। बुंदेलखंड में अलग मतलब भिन्न भिन्न राज्यों का भिन्न भिन्न लोगों का राज्य है। छोटे छोटे राज्यों में लोग आपस में बटे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इनमें मतलब 148 वर्षों में इन्होंने अपने ना सैनिक दृष्टि से, ना राजनीतिक दृष्टि से, ना धार्मिक दृष्टि से इनका कोई उत्थान नहीं हो, जो कि त्यों बनी हुई है। अब हम मोहम्मद गौरी के अभियान के बारे में शुरुआत करते हैं। मोहम्मद गौरी गजनी से जब 1173 में गजनी का शासक बना, तो वो गोमल दर्रे से, आपसे पूछा जा सकता है कि किस मार्ग से आया, तो गोमल दर्रे से होते हुए डेरा इस्माइल से ये सिंध के रास्ता था आता है, और सबसे पहला आक्रमण करता है 1175 में मुल्तान में। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कौन सा है या कहाँ पर करता है, तो वो मुल्तान पे करता है। और मुल्तान में करमाथी सिया मुस्लिमों का शासन है, उन्हें पराजित करता है, और इस्माइल विधर्मी या इस्माइल नास्तिक कहा जाता है, पराजित करके इसे अपने राज्य में मिला लेता है या इसे अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद ये उच्च और सिंध को जीतता है, 1175 में करता है। फिर उसके बाद उच्च और सिंध को ये जीतता है, तुमरू जात के लोग इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद वो अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये उस समय के भारत की बात हो रही है कि उस समय भारत में मतलब मोहम्मद गौरी के समय भारत जो था उसमें पहला आक्रमण। लेकिन अगर वर्तमान में पहला आक्रमण वर्तमान भारत में पूछा जाए, तो फिर वो ये सिंधु जीतने के बाद वो गुजरात पर आक्रमण करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है। और गुजरात में जो आक्रमण करता है, तो यहाँ पे चालुक शासक मूलराज सेकंड का शासन है। मूलराज सेकंड अल्पोयस के उसकी विधवा माँ नायिका देवी शासन में उसका सहयोग करती हैं। मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है कायदा ग्राम के कसहद मैदान, जो माउंट आबू पर्वत के निकट है, पर नायिका देवी और मूलराज द्वितीय मोहम्मद गौरी का सामना करते हैं, और मोहम्मद गौरी पराजित होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी के भारत में प्रथम पराजय कौन सा है, तो प्रथम पराजय वो गुजरात में पराजित होता है। कठियावाड़ा गुजरात में मूलराज द्वितीय से उसकी पराजय होती है। अब वो भारत में बढ़ने के लिए रास्ता बदल देता है। वो सोचता है कि इधर से तो सफल नहीं हुए, तो फिर वो सोचता है कि अब क्या करें, तो वो पंजाब की तरफ से आक्रमण करता है। और वो 1179 में पेशावर को जीतता है। ये क्या पंजाब की तरफ से बढ़ता है, और वो आता है पहले यहाँ पेशावर को जीतता है 1179 ईस्वी में। उसके बाद उसके 2 वर्ष बाद वो लाहौर पर आक्रमण करता है। लाहौर जहां पर
खुसरो शाह, गजनी वंश का खुसरो शाह शासन करता है। वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता, संधि करके अपना एक बेटा बंधक के रूप में मोहम्मद गौरी के पास छोड़ देता और बहुत सा उपहार देता है। तो 1182 में वो लाहौर पर आक्रमण करता है। फिर मतलब 1181 आ गया और 1182 में वो देवल मतलब सिंध या सोमनाथ शासक देवल की राजधानी देवल को जीतता है। 1185 में वो सियालकोट को जीतता है और सियालकोट को जीतने के बाद वो वापस चला जाता है। जब वो वापस जाता है तो जो ये लाहौर का शासक खुसरो शाह है, ये खोखरों से मिलकर सियालकोट पर कब्जा करना चाहते हैं, मतलब जीतना चाहते हैं। तो 1186 में आता है और यहाँ लाहौर पर वो आक्रमण करता है। जब वो लाहौर पर आक्रमण करता है तो जो ये गजनी वंश का शासक है खुसरो शाह, वो उसे बंदी बना के बाला खान, एक दुर्ग है बाला खान दुर्ग, उसे बंदी बनाकर बाला खान दुर्ग भेज देता और लाहौर को अपने कब्जे में कर लेता है। अब बाला खान कर लेता है और आपको हम बता दें महमूद गजनवी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया, मतलब भूल बस या निकल गया था कि 1172 में इसकी मोहम्मद गौरी हत्या करा देता है। 1172 में 1192 में वो खुसरो शाह की हत्या करा देता है मोहम्मद गौरी। और जो ये लाहौर है अब गजनी राज में मिला लेता और अली करमक को इसका व्यवस्थापक या शासक या सूबेदार नियुक्त करता, कह लीजिए। अली करमक को लाहौर का शासक नियुक्त करता और मिन्हाज के पिता है सिराजुद्दीन, इन्हें न्यायाधीश या न्याय व्यवस्था देखने के लिए नियुक्त करता है। इसके बाद वो आक्रमण करता है 1188 में भटिंडा। 1188 में वो भटिंडा पे आक्रमण करता है 1188 में, और यहाँ तबर हिंद दुर्ग है, तबर हिंद दुर्ग को वो अपने कब्जे में ले लेता है। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ और पूछा जा सकता है कि तराइन युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो आप उत्तर देंगे कि भटिंडा पर कब्जा या तबर हिंद दुर्ग पर कब्जा तराइन युद्ध का तत्कालिक कारण था। कारण ये था कि जो अजमेर का शासक राय पिथौरा है, वो भटिंडा तबर हिंद पर भी अपना अधिकार समझता था, उसके नियंत्रण में था। और मोहम्मद गौरी जो है इस विवाद को हल करने के लिए एक कवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को वार्ता करने के लिए भेजता, लेकिन वार्ता सफल नहीं होती है। और 1191 में भटिंडा के निकट तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और राय पिथौरा जो है वो अजमेर का शासक है राय पिथौरा, और इसके नाना तोमर वंश के जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो दिल्ली को अपना उत्तराधिकारी राय पिथौरा को ही घोषित किए थे, तो इसके अधीन दिल्ली भी था। तो भटिंडा तराइन के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं और युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी पराजित होता है, मोहम्मद गौरी घायल होता है, लेकिन खिलजी वंश का एक अधिकारी जो है वो उसकी हिफाजत करके उसे सुरक्षित स्थान पे ले जाता है और मोहम्मद गौरी पराजित होकर गौर वापस चला जाता है, वो गजनी वापस जाता है। और मिनाज उल सिराज वो फरिश्ता लिखते हैं कि जब वो तराइन के प्रथम, ये भारत में उसकी द्वितीय पराजय है, तराइन का प्रथम युद्ध उसकी द्वितीय पराजय है। तो मिनाज उल सिराज लिखते हैं कि जब इस युद्ध, वो मिनाज उल सिराज कह रहे फरिश्ता लिखते हैं, मिनाज उल सिराज नहीं फरिश्ता लिखते, सॉरी,
फरिश्ता लिखते हैं कि इस हार से वो अपने आप को इतना अपमानित और दुखी था कि वो वापस जाके जो वस्त्र पहने था वो वस्त्र नहीं बदला, खाना पानी भी लगभग त्याग दिया, ना वो अपनी पत्नी के पास जाता था, केवल अपनी गलतियों को सुधारने और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगा रहता था। और आपको बता दें 1191 की पराजय, 1192 में वो फिर भारत आता है और राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज तृतीय के पास संदेश देता है कि आप इस्लाम ग्रहण कर लें और हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। राय पिथौरा वापस जवाब देते हैं कि भारत छोड़कर वो वापस चले जाए और दोनों में पुनः युद्ध होता है 1192 में तराइन, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, और राय पिथौरा पराजित होता है। राय पिथौरा में पृथ्वीराज तृतीय पराजित होता है। पृथ्वीराज तृतीय पराजित होता है, भागने की कोशिश करता है, उसे कैद कर लिया जाता है और वो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी मोहम्मद गौरी तुरंत हत्या कर देता है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये मत विश्वसनीय लगता है कि उसकी अधीनता, क्योंकि राय पिथौरा के कुछ सिक्के पाए जाते हैं जिसमें एक तरफ तो लक्ष्मी जी का चित्र है और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है, जो इस बात का द्योतक है कि वो मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा एक पुस्तक है किसिल विधो मासा, संस्कृत एक पुस्तक है, मासा। इस ग्रंथ में भी इस बात का जिक्र है कि वो मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की या स्वतंत्र होने की चेष्टा करता है, विद्रोह करता है और विद्रोह को दबा दिया जाता है और उसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या करने के बाद अजमेर उसके पुत्र गोविंद राय को दे दिया जाता है और गोविंद राज के जो ये अजमेर है गोविंद राज को दे दिया जाता है, उसके पुत्र गोविंद राज को दे दिया, मतलब वहां का शासक नियुक्त करता है और दिल्ली में गोविंद राय के पुत्र को दिल्ली का शासन सौंपा जाता है। एक काम यहाँ पर अब मोहम्मद गौरी और करता है, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में वो इंद्रप्रस्थ में लश्करगाह की स्थापना करता है। लश्करगाह का मतलब है सैन्य मुख्यालय, सैन्य एक सेना यहाँ रखता है एवक के नेतृत्व में, और इस सेना का उद्देश्य होता है कि जो हिंदू राजा हैं उनसे वार्ता करें, मतलब उनसे बातचीत करें और संधि करे और जो विद्रोह करे उसे दबाए। उसके बाद मोहम्मद गौरी 1194 ईस्वी में जयचंद से युद्ध करता है, कन्नौज पर आक्रमण करता है, लेकिन इसके बीच में बुलंद जो एवक है वो बुलंदशहर, मेरठ, दिल्ली को जीतता है। इसके अलावा अलीगढ़ जिसे कोल या कोयल कहा जाता है और रणथंभौर की विजय भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो करता है। 1194 में वो मोहम्मद गौरी जयचंद पर आक्रमण करता है। गहरवाड़ वंश का शासक जयचंद युद्ध में मारा जाता है और मोहम्मद गौरी कन्नौज और बनारस पर कब्जा कर लेता है और मतलब एक कह लीजिए खूब लूटपाट करता है और उसका क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। अब आपको हम बता दें जो तराइन का द्वितीय युद्ध है मोहम्मद गौरी के जिसमें विजय होती है, वही युद्ध निर्णायक युद्ध रहता है। उसमें मतलब मोहम्मद राय पिथौरा की पराजय के कारण जो हिंदू सेना या कह लीजिए वहाँ के नागरिक वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो सामना करने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। और उसके बाद ये मोहम्मद गौरी वापस 1195 में वो आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी 1194 में जब इसे विजित कर लेता है तो वो वापस चला जाता है। फिर पुनः 1195 में वो आता है
और 1195 में आता है तो वो बयाना को जीतता है और ग्वालियर पर आक्रमण करता है। लेकिन ग्वालियर का किला काफ़ी सुदृढ़ है और यहाँ का राजा जो है वो उस दिन संधि कर लेता है और उसके बाद ये वापस 1195 में वो चला जाता है। लेकिन जाते वक्त जो इसका अमीर है तुगरिल उसे आदेश दे देता है कि ग्वालियर के किला की फतह की जाए और 1.5 साल बाद तुगरिल ग्वालियर को भी जीतकर ये गौरी साम्राज्य में मिला देता है। अब इसी बीच में क्या नाम है जो अजमेर है, यहाँ पर पृथ्वीराज का भाई हरिराज, वो हरिराज जो है वो और क्या नाम है यहाँ चालुक वंश के सहयोग से राजस्थान से तुर्कों को बाहर करने की कोशिश करता है, विद्रोह करता है और मोहम्मद गौरी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक उस विद्रोह को दबाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1197 में गुजरात की जो कठियावाड़ा की राजधानी अनिहलवाड़ा है उसे लूटता है उसे अपनी अधीनता में तो नहीं कर पाता लेकिन उसे लूटता है, पराजित कर लूटता है। उसके बाद वो दिल्ली में जो जैन और हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर वहाँ पर पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना कराता है और अजमेर में बीसल देव या विग्रहराज की जो संस्कृत पाठशाला है उसको नष्ट करा करके उसे तुड़वाकर वहाँ पर 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण करता है। इसी समय कन्नौज, बनारस और चंदावड़ क्षेत्र जो ऐबक से हाथ से निकल गए थे उसे वो पुनः जीतता है और ऐबक बदायूं को जीतता है, ये अनिहलवाड़ा के मतलब लूट के बाद वो बदायूं को जीता है। उसके बाद वाराणसी, चंदावड़ और कन्नौज को पुनः अपने शासन में लेता है, अपने नियंत्रण में लेता है। ऐबक की सबसे बड़ी विजय जो है या सबसे महत्वपूर्ण विजय बुंदेलखंड पर आक्रमण 1202 व 3 में वो बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है जहाँ पर चंदेल शासक परमर्दी देव का शासन रहता है। वो ऐबक का मुकाबला करते हैं लेकिन उसी बीच उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका जो मंत्री है अजय देव वो युद्ध को जारी रखता है और अंत में वो किला छोड़कर उसे किला छोड़ना पड़ता है और बुंदेलखंड पर ऐबक का कब्जा होता है। बुंदेलखंड विजय के से ही ऐबक को महोबा और खजुराहो पर भी ऐबक का कब्जा हो जाता है। बंगाल और बिहार की विजय के बारे में न कुतुबुद्दीन ऐबक सोचा है न मोहम्मद गौरी ने सोचा था। होता क्या है कि अवध के सरदार निजामुद्दीन ऐबक हैं जो एक व्यक्ति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को छोटी सी जागीर देते हैं और इसी जागीर से ये एक छोटी सेना तैयार करता है जिससे वो छिटपुट अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। प्रतिरोध न होने के कारण और उन क्षेत्रों पर उसे सफलता प्राप्त होती है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से हम बख्तियार खिलजी कहेंगे, तो इसे एक सफलता मिलती है। तो ये धीरे धीरे इस सेना मतलब अपना बढ़ाता है, एक छोटे से जागीर से अपनी एक अच्छी सेना तैयार करता है और 1202 और 3 में बिहार उदंदपुर पर आक्रमण करता है और बौद्ध बिहारों को लूटता है, बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करता है। उसके बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा और विक्रमशिला शिक्षा के जो केंद्र थे उस समय, इन्हें नष्ट करता है और यहाँ की पुस्तकालय में 1203 में आग लगा देता है, जो कि काफ़ी दिनों तक जलती है पुस्तकालय की पुस्तकें। और मतलब नालंदा और विक्रमशिला विद्या केंद्र को नष्ट करने के बाद 1204 और 5 में बंगाल की तरफ रुख करता है, बंगाल पर आक्रमण करता है। अब आप पूरा संपूर्ण बिहार वो तुर्कों के अधीन लाता है, लेकिन उसका कहीं विरोध नहीं होता है। यानी कि जो बंगाल के अधीन में बिहार था, तो बंगाल का शासक जो है लक्ष्मण सेन कहीं उसका प्रतिरोध करने नहीं आया और बंगाल पर वो इतनी तेजी से आक्रमण करता है कि उसकी सेना पीछे रह जाती है
और वो 18 घुड़सवारों के साथ बंगाल की राजधानी नदिया में प्रवेश कर जाता है और कोई विरोध नहीं करता। हो सकता है कुछ लोग उसे घोड़े का व्यापारी समझते हो, और नदिया में वो प्रवेश करता और जाके राजमहल के दरवाजे पे पहुंच जाता है। लक्ष्मण सेन इतना भयभीत होता है कि नंगे पैर मतलब पीछे से किले के या महल के पीछे दरवाजे से निकलकर पूर्वी बंगाल भाग जाता है, जहाँ पर कुछ दिन तक वो शासन करता है। और जब राजा नहीं पूरा सिंहासन खाली है तो वहाँ की जनता बख्तियार खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर देती है और लखनौती को बख्तियार खिलजी जो है राजधानी बनाता है और शासन करना शुरू करता है। 1206 में अली मर्दान नामक एक सरदार उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार बख्तियार खिलजी का अंत हो जाता है, लेकिन मरने से पहले उसने बिहार और बंगाल का अधिकांश भाग तुर्की राज्य के अधीन ला दिया। इधर 1195 में जब मोहम्मद गौरी वापस जाता है तो वहाँ पे 1203 में उसके भाई की मृत्यु हो जाती है और वो गौर और गजनी दोनों का शासक बन जाता है। गौर उसकी राजधानी हो जाती है और वहाँ वो ख्वारिज़्म शाह से उसका युद्ध हुआ करता है, जो उसके भाई के समय में जारी था। तो उस युद्ध को जारी रखता है और अंधखुद 1205 में अंधखुद के युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है और वो किसी तरह जान बचाकर अपमानित होकर अपनी राजधानी गौर तक पहुंचता है और 1205 में वो भारत की तरफ आता है, वापस भारत आता है। यहाँ खोखर जात के लोगों ने विद्रोह किया था तो वो खोखरों पर आक्रमण करता है और खोखर पे आक्रमण करता है और खोखर जात का आक्रमण करता है या इधर से कुतुबुद्दीन ऐबक सेना लेके पहुंच जाते हैं, जिससे खोखरों का कत्ल होता है और इल्तुतमिश यहाँ अच्छा रोल अदा करता है। इल्तुतमिश उसकी इतनी मदद करता है जिससे खुश होकर मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश करता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है, उसे आदेश करता है कि इसे तुरंत दाहता से मुक्त कर दिया जाए और इसके साथ अच्छा उचित व्यवहार किया जाए। अब इल्तुतमिश ही वो पहला व्यक्ति है जो अपने मालिक से पहले दाहता से मुक्त होता है। उसका मालिक तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम है, लेकिन गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं दाहता से मुक्त करता, लेकिन इल्तुतमिश को दाहता से मुक्त करा देता है। और उसके बाद वो भारत के लाहौर और एक के उसको व्यवस्थित कर मतलब साम्राज्य को व्यवस्थित करके वापस गजनी जाता है। और 1206 में जब वो वापस जा रहा था तो सिंध नदी के तट पर 15 मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान पर वो शाम की नमाज अदा करने के लिए रुकता है। वहाँ पे कुछ लोग आके उसका कत्ल कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खोखरों ने उसका कत्ल किया, कुछ लोग कहते हैं इस्माइल सियाओं ने कत्ल किया, हो सकता है दोनों ने कत्ल किया हो। इस प्रकार मोहम्मद गौरी का अंत हो जाता है। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं रहती है, कोई उसका पुत्र नहीं। लेकिन गजनी में कुछ समय के लिए महमूद उसका जो भतीजा है वो शासन करता है और वो मतलब भारत जो है, भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक उसके जो विजित क्षेत्र है उसकी शासन व्यवस्था देखता है। इस प्रकार भारत में तुर्की राज की स्थापना होती है और मोहम्मद गौरी का आक्रमण और अंत होता है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।